हेलो 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 हेलो। पिछले क्लास में हम लोग फेनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ रहे थे। मैं चाहूंगा कि फेनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ को लास्ट पार्ट में जो मैंने आपको कराया है उसको आप एक सेकंड देख लीजिए, ठीक है। लास्ट में जो मैंने कराया है उसको आप एक सेकंड थोड़ा देख लीजिए, एकदम लास्ट वाला मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। आप लोग देख चुके होंगे। आप देख सकते हैं कि अगर फेनॉल से जुड़ा हुआ कोई ऐसा ग्रुप हो जो -n-i शो करता है, फेनॉल से जुड़ा हुआ कोई ऐसा ग्रुप हो जो -n-i शो करता है, वो फेनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। कोई ऐसा ग्रुप हो जो आपको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का हो और आपका फेनॉल से जुड़ा हुआ हो, तो फेनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। और ऐसा क्यों करता है? क्योंकि फेनोक्साइड आयन जो बनता है उस पर ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है। अगर कोई एक ऐसा ग्रुप आप जोड़ देते हो जो +n+i इफेक्ट या हाइपरकंजुगेशन शो करके बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, तो उस तरीके से उस कंजुगेट एनाइन को डिस्टेबलाइज करता है और टेंडेंसी टू फॉर्म द कंजुगेट एनाइन डिक्रीज करेगा, यानी कि एसिडिक नेचर आपका डिक्रीज हो जाता है। एंड अपोजिट टू दिस, if electron withdrawing group is present in the ring, then it stabilizes the peroxide ion, which increases its stability and thereby increasing the acidic strength of the phenol compounds. ये सब चीजें हम लोग पहले से सीखे हुए हैं, लास्ट क्लास में ही हम लोग कर चुके हैं। और अभी मैंने आपको कहा कि लास्ट क्लास में जो हमने किया है उसको आप थोड़ा सा रिवीजन कर लें तो हमारे लिए काफी अच्छा होगा। मैं क्या आगे बढ़ूं? आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड में हम लोग उन ग्रुप्स को पढ़ेंगे। सेकंड में हम उन ग्रुप्स को पढ़ते हैं जो आपको केवल -i शो करता है। केवल क्या शो करता है बेटा? केवल आपको -i शो करता है। -i शो करने वाले कौन कौन से ग्रुप होंगे? तो मोस्ट कॉमन जो आपके सामने आएंगे वो है Nr3+, Sr2+ and CCl3। Nr3+, Nr3+, Sr2+ और CCl4, ये सब अगर ग्रुप आपको मौजूद रहे तो ये केवल -i शो कर सकता है। हम चेक करते हैं कि इनकी मौजूदगी की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे अफेक्टेड होता है। ठीक है, ये फेनॉल है। ठीक है, ये आपका फेनॉल है। अब आप इसमें जोड़ दीजिए कोई एक ग्रुप इनमें से उठा लीजिए, CCl3 किसी भी एक ग्रुप को आप उठा लीजिए, उसको जोड़ दीजिए। मान लो मैं CCl3 को उठा लिया, CCl3 एंड CCl3, इस तरह से मैं ग्रुप को जोड़। ठीक है, अभी ग्रुप यहाँ आकर क्या इनको करेगा ये बस समझना। ये ग्रुप यहाँ आकर के क्या इनके साथ करेगा इसी चीज को हमें समझना है।
हाँ सनी, इसके पहले कुछ पढ़ाए थे पिछले क्लास में। यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि ये ग्रुप केवल माइनस आई शो करता है, ये भी माइनस आई शो करेगा, माइनस आई, और तो कुछ यहाँ दिख नहीं रहा। ठीक है, एक चीज बताओ आप, माइनस आई जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। माइनस आई इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इट इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। We already know that if minus group substituent is present closer to the OH group, it will be more effective if it is closer to the OH group. हम लोग जानते हैं, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इतना दूर से ये माइनस आई शो कर रहा है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का टेंडेंसी कम होगा। ये इतना दूर से कर रहा है, एसिडिक बढ़ेगा, इससे ज्यादा बढ़ेगा। ये और नजदीक से शो कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ आपको और बढ़ेगा। लेकिन यहाँ कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का हो, जो एसिडिक नेचर को इंक्रीज करता हो। और इसके कारण जब आप देखें यहाँ, इसके कारण जब आप यहाँ देखें तो एसिडिक नेचर बढ़ाने वाला ग्रुप केवल इन तीनों है, पर यहाँ कोई भी ग्रुप नहीं है। तो सबसे कम एसिडिक आपको फेनॉल होगा। Phenol is the least acidic. Most acidic कौन होगा? जिसमें माइनस आई ग्रुप सबसे नजदीक मौजूद हो, माइनस आई ग्रुप सबसे नजदीक यहाँ पे मौजूद है, यानी कि ऑर्थो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। Then comes meta, then comes para, and then comes phenol. क्या अभी भी आपको किसी को दिक्कत है? क्या अभी भी किसी को दिक्कत है? एक बार खुद से आप एनालाइज कर लीजिए। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लीजिए फिर से। याद कहाँ करना पड़ेगा, इसको खाली याद रखना पड़ेगा कि वो कौन से ग्रुप है जो इस कैटेगरी में आते हैं। ये तो मैंने लॉजिक से बनाया है, ये आप भी कर सकते हैं। एक बार और लॉजिक देखिए, ये आप भी कर सकते हैं। देखो ये ग्रुप का क्वालिटी आप जानिए, माइनस आई क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, और ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, यानी कि जितना नजदीक होगा इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा से बढ़ेगा। इसमें थोड़ा कम से बढ़ेगा, इसमें और कम से बढ़ेगा, और यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने का कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जहाँ सबसे ज्यादा प्लस माइनस आई इफेक्ट काम करेगा, इसलिए ऑर्थो इज द मोस्ट एसिडिक, then comes beta and then comes para and phenol is the least acidic. अरे बेटा OH के रिस्पेक्ट में बगल वाले को ऑर्थो करते हैं, उसके बगल वाले को बेटा करते हैं, और सबसे आखिरी वाले को पारा करते हैं। आस्था ऑर्थो मेटा पारा क्लियर हुआ? आस्था और किसी को दिक्कत? और किसी को दिक्कत? अरे बेटा इसको ऑर्थो करते हैं, बगल में रहे तो ऑर्थो, उसके बगल में रहे तो बेटा, और उसके बगल में रहे तो पारा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। और किसी को दिक्कत? ठीक है, केस थर्ड is the case of halogen. Halogen minus I ही शो करता है और प्लस M भी शो करता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है
कि हेलोजन का माइनस आई बड़ा होता है उसके प्लस में। क्या बड़ा होता है? माइनस आई बड़ा होता है उसके प्लस एन से। इसके हिसाब से जब देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा आपको? फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपको आएंगे। तो इनको लगा दिया जाए, किसी को उठा लीजिए, क्लोरीन, क्लोरीन, किसी को भी आप उठा लीजिए। किसी को भी आप उठा लीजिए। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, इन दोनों में ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है? बड़ा ये आपको क्या काम करेगा? डिसाइडिंग फैक्टर काम करेगा। तो माइनस आई ही आपको, जहां पर ये दोनों होगा वहां पर ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा, और जहां पर केवल आई होगा वहां पर ये डिसाइडिंग। तो माइनस आई इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी। तो माइनस आई क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले जो पढ़े थे उसी के जैसा ये कैसे। माइनस आई क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इंक्रीज किसमें होगा? जिसमें माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। और माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा कैसे होगा? जिसमें ग्रुप सबसे नजदीक होगा। सबसे ज्यादा नजदीक किस केस में आपको? इस केस में। और इसीलिए सबसे ज्यादा एसिडिक आपको होगा, और तब फिर आपको बीटा होगा, तब फिर आपको पैरा होगा, और सबसे कम एसिडिक आपको फिनॉल होगा। ये पिछला वाला जो केस सीखे एकदम उसी के सिमिलर। ये जो पिछला वाला केस सीखे एकदम उसी के सिमिलर। ठीक है, कोई दिक्कत? लॉजिक से चलिएगा तो काम हो जाएगा, रटने लगिएगा तो कोई उपाय नहीं। अरे बाबू देखो बेटा, जब हम इसके ऊपर इफेक्ट सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्लोरीन की वजह से इस पर जो इफेक्ट पड़ेगा उसको सोचेंगे। ये क्लोरीन पर क्या करता है हम कभी नहीं सोचेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ हमें किसकी वजह से डिसाइड होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ हमें किसकी वजह से डिसाइड होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ हमें OH की वजह से डिसाइड होगा। तो OH पर ये ग्रुप क्या इफेक्ट डालेगा उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, हामी, हामी, I am waiting for your reply. हामी, thank you. Now, this is our case 3. Now move for case 4. और किसी को कोई दिक्कत है? Case 4. केस 4 में आपको वैसे ग्रुप होते हैं जो हाइपर कंजुगेशन शो करते हैं, N प्लस I शो करते हैं, जैसे अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। अल्काइल ग्रुप इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। अल्काइल ग्रुप में कुछ भी आप कॉम्बिनेशन ले लीजिए, आप CH3 ले लीजिए और फिर सोचना शुरू कर लीजिए। CH3 ले लीजिए, इस तरह से आप देख लीजिए। CH3 क्या शो करता है? सिर्फ हेलोजन के केस में -I ग्रुप M ग्रुप को डोमिनेट। हाँ बेटा साकिब फराज, आपका कहना वाजिब है, बहुत सही। केवल हेलोजन के केस में ही ऐसा होता है। ठीक है, किस केस में केवल ऐसा होता है? हेलोजन के केस में ही ऐसा केवल होता है। साकिब, साकिब आगे बढ़िए। ठीक है,
अब आपको ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो हाइपर कंजुगेशन भी शो कर रहे हैं और प्लस आई भी शो कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है इन जनरल, नॉट ऑलवेज। ये ध्यान रखिएगा, इन जनरल रेजोनेंस डोमिनेट करता है हाइपर कंजुगेशन पर और हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट। इन जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस में रेजोनेंस आपको सबसे बड़ा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन होता है, तब फिर इंडक्टिव होता है। लेकिन एक्सेप्शन सारे जगह पड़े हुए हैं, ठीक है। आपको थोड़ा ध्यान दे करके चलना होगा कि आप एक्सेप्शन को ध्यान में रखे हुए कि नहीं रखे, उसके हिसाब से आपको जवाब भी आएगा, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन क्या है? हाइपर कंजुगेशन आपको पहले से मैं बता चुका हूं कि अगर आपको कंजुगेटेड सिस्टम में अगर अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी का होता है। क्या होता है बताइए? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी का होता है। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी आई इंडक्टिव से भी बड़ा होता है हाइपर कंजुगेशन का। तो हाइपर कंजुगेशन कहां करता है? आप एक चीज देख सकते हैं, ये देखिए यहां से चलकर ये ऑर्थो पोजीशन पर काम किया, अगर ये यहां गया होता पारा पर काम करता, तो एक चीज सीख गए यहां से कि हाइपर कंजुगेशन भी वो ऑर्थो एंड पारा पर काम करता है। किसकी तरह? सिमिलर टू रेजोनेंस। सिमिलर टू रेजोनेंस, ध्यान देंगे आप, रेजोनेंस की तरह ही हाइपर कंजुगेशन केवल अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर होता है। फिर से मैं बता रहा हूं, मेरे साइड से सब कुछ क्लियर है बेटा? वीडियो क्लियर नहीं जा रहा है आप लोग को? कोई बताइए, वीडियो नहीं क्लियर जा रहा है, कोई बताइए। लो, कोई तो करेंट एचडी में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा जो लिखे थे कि वीडियो क्लियर में नहीं आ रहा है, वो रूम में जो घुसे है वो थोड़ा खुला हवा में आइए, ओपन स्पेस में आइए, आपको क्लियर आने लगेगा, ठीक है। नेटवर्क के रहता है बाबू। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत लोगों को आदत होता है कि मोबाइल पर लुका छिपा के देखते रहते हैं, ताकि पढ़ाई भी कर रहे हैं और बगल बगल में गेम भी खेल रहे हैं, ताकि गार्जियन लोग नहीं जाने कि बाबू गेम खेल रहे हैं। हम चलिए यहाँ गार्जियन सब करके बैठे हुए हैं, यहाँ देखिए हाइपर कंजुगेशन भी रेजोनेंस की तरह ही अपने रेस्पेक्ट में, ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। देखा जाए तो हाइपर कंजुगेशन कहां काम करेगा? हाइपर कंजुगेशन ऑर्थो एंड पारा, इसका पारा पोजीशन यानी हाइपर कंजुगेशन यहां काम करेगा और इसका ऑर्थो पोजीशन यहां है, यानी हाइपर कंजुगेशन यहां से काम करेगा। हाइपर कंजुगेशन यहां से काम आपको करेगा क्योंकि यहां बेटा पोजीशन पर है। कोई कंफ्यूजन? इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ए प्लस आई इफेक्ट यहां पर सबसे ज्यादा, फिर यहाँ पर थोड़ा कमजोर और फिर यहाँ पर और कमजोर। प्लस आई लिख देने का मतलब ये नहीं होता है, प्लस आई लिख देने का ये मतलब नहीं होता है, प्लस लिख देने का ये मतलब नहीं होता है कि इन तीनों केस में बराबर मैग्नीट्यूड का इंडक्टिव इफेक्ट लगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपको देखने होगा, जिसमें डिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड हमेशा कम होता है, ठीक है। लेकिन जब हम रेजोनेंस की बात करें तो मैं बताता हूँ, रेजोनेंस आपको ऑर्थो और पारा पोजीशन दोनों ही जगह से बराबर मैग्नीट्यूड का लगता है। रेजोनेंस आपको दोनों ही पोजीशन, ऑर्थो या पारा दोनों ही पोजीशन से बराबर मैग्नीट्यूड का रखता है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग डिसीजन लेते हैं। ये हाइपर कंजुगेशन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में आपको बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में देने वाला ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, ठीक है। यानी यहाँ भी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, यहाँ भी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा।
और प्लस आई इफेक्ट वाला भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाने का ही काम करेगा, यानी कि ये तीनों का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो कहाँ बढ़ाने वाला ग्रुप नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला कोई ग्रुप नहीं है, और इसीलिए यही आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो मोस्ट एसिडिक आपको कौन हो जाएगा, फिनॉल। इज दिस क्लियर? जितना मैं अभी बताया उतना क्लियर हुआ कि सबसे ज्यादा एसिडिक फिनॉल क्यों होगा, ये पॉइंट क्लियर हुआ। सबसे ज्यादा एसिडिक फिनॉल क्यों होगा? सनी आप पिछला क्लास नहीं किया, आपको पता नहीं चलेगा, आपको मैं यहाँ काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी बताइए, लास्ट वाला ही तो बता रहे हैं, और क्या बताएं। चलिए एक बार और देखो, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ लगा रहे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाएगा और इसके कंजुगेट अनाइन जो बनेंगे, उस कंजुगेट अनाइन को पहले से ही एक नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये देखिए, ऐसा ग्रुप जो हाइपर कंजुगेशन सोर्स करके इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, प्लस आई इफेक्ट सोर्स करके इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, वो इसको डिस्टेबलाइज में करेगा, यानी कि इसके बनने की टेंडेंसी को घटाएगा, यानी कि एसिड को H+ देने से ये रोकेगा, यानी कि एसिड का एसिडिक नेचर आपको कम हो जाएगा। एसिड का एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, आपको कम हो जाएगा। एसिड का एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, आपको कम हो जाएगा, ठीक है। और इसी कारण से एसिडिक नेचर इसमें भी कम होगा, एसिडिक नेचर इसमें भी कम होगा, एसिडिक नेचर इसमें भी कम होगा। इसमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता हो या इसके कंजुगेट एनाइन को डिस्टेबलाइज करता हो, और इसी कारण से आपको मोस्ट एसिडिक आपको फिनॉल होगा। अब क्लियर है? अब क्लियर है? चलिए, फिनॉल के बाद हमें और भी केस आते हैं। अब सवाल उठता है कि वो कौन सा केस है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिलेगा, उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कम से गिरावट होगी, जिसमें अगर हाइपर कंजुगेशन लगा दी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा इंक्रीज कर देगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपको काफी ज्यादा से गिरा देगा, जैसे कि ये दोनों है, ठीक है। लेकिन इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी इसमें कम है, इसीलिए डिक्रीमेंट इन एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें थोड़ा कम होगा और बेटा पोजीशन इसके बाद आएगा। क्लियर है? हाँ, फिनॉल से भी कम हो सकता है एसिडिक स्ट्रेंथ, पासिव। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं कि इससे कम एसिडिक फिनॉल, सॉरी मेटा पोजीशन वाला है। अब आ जाइए इसमें, अब लड़ाई इन दोनों में है केवल, ये ऑर्थो है और ये क्या है, पारा। एक चीज बताओ, दोनों में हाइपर कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेशन तो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, ये तो आपको दोनों में बराबर मैग्नीट्यूड से काम कर रहा है। डिसाइडिंग फैक्टर फिर क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट व्हिच इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। तो एक चीज बताओ, ये नजदीक रह करके इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा बढ़ाएगा, ये नजदीक रह करके इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा बढ़ाएगा, इसको और ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ और कम इसका होगा। तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, आपको पारा का, और इससे ज्यादा किसका होगा, ऑर्थो का। मैं भगवान को फॉलो कर रहा हूँ, विष्णुकांत पांडे, भगवान जो कहते हैं वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। धूप वगैरह पर मत जाओ, आपको 12th बोर्ड का भी सारा चीज मैं पढ़ा रहा हूँ। कंपटीशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग, जिस एग्जाम में बैठोगे, आईआईटी, सब चीज मेरा पढ़ाया हुआ रहेगा। आप बस पढ़ने पर, समझने पर फोकस करिए, कॉन्सेप्ट आप देखने पर फोकस करिए, बुद्धि लगाइए पढ़ने पर, इस सब पर बुद्धि मत लगाइए कि मैं कहाँ से पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ। मेरा बहुत साल का मेहनत है बेटा, और आपको एक साल में उतना ही करना है, सोच लीजिए। विष्णुकांत पांडे, आपको जवाब मिला? चलिए ऑर्थो पारा वाला फिर से देखिए। देखो बेटा,
हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस की तरह होता है, और रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता है। जितना मैग्नीट्यूड से ऑर्थो पर रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन होगा, बराबर मैग्नीट्यूड का पारा पर भी रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन होता है। इज दैट क्लियर? अब हम लोग सीखते हैं कि हाइपर कंजुगेशन तो टाई हो गया दोनों जगह, डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? कंजुगेट एनाइन को डीस्टेबलाइज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उसको कम होगा। लेकिन इन दोनों में ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन सा करेगा? जिसमें ध्रुव इसके ज्यादा नजदीक होगा, यानी इसका सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। शुभम, इसका सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। क्लियर हुआ? आगे चलिए, आपका क्वेश्चन सनी कुमार, आपका क्वेश्चन क्या है? उल्टा लिख दिए। अब सबसे कम एसिडिक यही होगा, लिखा उल्टा गया। यस सर, दिन भर बस फिनोलिक ही दिमाग में घूमता। अब नहीं ना घूमेगा, घूमना तो अच्छी बात है। तो अच्छा है कि फिनोलिक घूम रहा है, लोगों के दिमाग में तो कोरोना घूम रहा है। लिखा गया ठीक तो बता रहे हैं। सबसे कम एसिडिक आपको पैरा होता है, सॉरी ऑर्थो होता है, तो ऑर्थो लिखो। हो गया? आगे बढ़े। केस 5, नोट कर लिए थे ना आप लोग? मेटा, मेटा के बारे में सुन लीजिए। देखो बेटा, फिनॉल तो आपको समझ में आ गया था। अब रहा इन दोनों में, ये हाइपर कंजुगेशन शो करके इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इंडक्टिव से भी बढ़ा रहा है और हाइपर कंजुगेशन से भी बढ़ा रहा है। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों का बहुत नीचे गिर जाएगा। अब ये केवल प्लस आई इफेक्ट के जरिए इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, यानी कि ये उतना ज्यादा डीस्टेबलाइज नहीं होगा जितना कि इन दोनों का होगा, इसलिए मोर एसिडिक होगा। कुमुद, हो गया? और क्या है? आदित्य, आदित्य ऑर्थो पहले आ रहा है, मुझसे गलती लिखा दिया था बेटा। कितना बार समझाए कि हाइपर कंजुगेशन दोनों में बराबर है, इसमें नजदीक होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगा, ये ज्यादा डीस्टेबलाइज होगा और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, सबसे कम होगा। आदित्य, आदित्य चलिए, हमारे जमाने में बहुत फेमस मूवी आया था, लो बजट मूवी था लेकिन हिट किया था, सुपर हिट किया था। उसमें हीरो का नाम था आदित्य धनराज, तो उस समय से आदित्य मेरे दिमाग में रहता है। ठीक है, बढ़े आगे। केस 5, केस 5, केस 5 में हम उन ग्रुप्स को पढ़ते हैं जो माइनस एम माइनस आई शो करते हैं। माइनस एम एंड माइनस आई शो करते हैं। इसमें आपके सिलेबस में है ओ आर एंड ओ एच ग्रुप। आपके सिलेबस में मेनली कौन कौन ग्रुप है? ओ आर एंड ओ एच ग्रुप आपके सिलेबस में मेनली है। ठीक है, ओ आर एंड ओ एच ग्रुप, तो लगाया जाए इसको। आराम से सीखिए, रटिए मत, रटने लगिएगा तो ऑर्गेनिक नहीं समझेगा। जितना समझ सकते हैं सब समझते रहिए, तब आपको ऑर्गेनिक पार लगेगा। OCH3 एक एग्जांपल लेते हैं। OCH3 मेटा पोजीशन पर OCH3
एंड पैरा पोजीशन पर OCH3, ये तीनों जगह आपको OCH3 रखूंगा, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, ये दोनों सपोर्टिव है, -m भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और -I भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी दोनों तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। एक सेकंड, हमसे एक मिस्टेक हुआ, इसके पास लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर आपको +m शो करेगा और -I शो करेगा, ये इसका इफेक्ट, सॉरी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है बेटा, तो +m शो करेगा। तो +m और -I इफेक्ट, लेकिन इसका +m इफेक्ट ज्यादा होता है और -I इफेक्ट कम होता है। +m इफेक्ट इसका ज्यादा होता है, -I इफेक्ट कम होता है। तो ये आपका डोमिनेटिंग फैक्टर, ये आपका डोमिनेटिंग फैक्टर। लेकिन जहां ये काम नहीं करेगा वहां ये वाला काम करेगा। ये कहां से काम करता है, तो हम पढ़े हैं कि ऑर्थो एंड पैरा, रेजोनेंस कहां से काम करता है बेटा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर काम करता है। कहां काम करता है बेटा, ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आपको ये काम होता है। तो ये आपको यहां पर शो करेगा और यहां पर शो करेगा। ये +m इफेक्ट क्या है, कि रेजोनेंस के जरिए इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, रेजोनेंस के जरिए इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो इसका कंजुगेट अनायन लेस स्टेबल होगा और ये फेनॉल से लेस एसिडिक होगा। ये फेनॉल से क्या होगा बेटा, लेस एसिडिक होगा, और ये भी फेनॉल से लेस एसिडिक होगा, लेकिन इसमें -I भी काम कर रहा होगा कमजोर तरीके से। ये मेटा पोजीशन पर यहाँ रेजोनेंस काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ -I इफेक्ट आपको काम करेगा। यहाँ रेजोनेंस काम नहीं करेगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर काम करेगा। ये +m का केस है बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, आपको शुरू में सिखाए थे कि जिस एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो +m इफेक्ट शो करेगा। आदित्य पहचानने का तरीका सिखाए थे, जहां पर फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो +m ही शो करेगा, कंफर्म। ठीक है, तो इस तरह से जब देखा जाए तो ये यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर मेनली ये है, यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर मेनली ये है, और यहाँ पर ये है, और यहाँ पर कुछ नहीं। एक चीज देखो, ये डीस्टेबलाइज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, डीस्टेबलाइज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। -I है, ध्यान देना, ये स्टेबलाइज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। यहाँ पर कोई ना बढ़ाने वाला है ना घटाने वाला है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, मेटा पोजीशन, इसलिए मेटा फेनॉल का मोस्ट एसिडिक होता है। मेटा के बाद कौन होगा, यहाँ घटाने वाला है, यहाँ घटाने वाला, यहाँ कोई नहीं, यानी कि बेंजोइक एसिड, सॉरी फेनॉल आपका अगला होगा। अब रहा इन दोनों में रेजोनेंस तो बराबर है बेटा, इन दोनों का रेजोनेंस तो बराबर है। इंडक्टिव इफेक्ट से डिसाइड होगा। ये -I इफेक्ट क्या है, -I इफेक्ट एक स्टेबलाइजिंग फेनोमेनन है, यानी कि ये -I इफेक्ट वाला ग्रुप अगर इसके नजदीक रहेगा तो इसको ज्यादा से स्टेबलाइज करेगा, कंजुगेट एनायन को, और एसिडिक स्ट्रेंथ आपको ज्यादा देगा, यानी कि यहाँ ऑर्थो आपका ज्यादा एसिडिक होगा, ऑर्थो आपका ज्यादा एसिडिक होगा पैरा से। बेटा फ्रेंड्स, लोन पेयर सभी जगह है, ठीक है। यहाँ पर मेटा पर देखिए क्या दिक्कत हो जाता है,
देखिए मेटा वालों के साथ क्या दिक्कत है, ठीक है, ये यहां पर जाता है, ये यहां पर गया, अब तुम कहोगे सर इसको इधर ले गए, कैसे ले जाऊं, कैसे ले जाऊं बताओ मुझे। ये कार्बन ऑलरेडी आपको 1 2 3 4 बॉन्ड बना चुका है, जाएगा आगे नहीं जाएगा, जाएगा आगे नहीं जाएगा, जाएगा आगे नहीं जाएगा। समझ में आया, समझ में आया मेटा पर क्या दिक्कत है। समझ में आया मेटा पर क्या दिक्कत है, ये यहां से आगे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि ये ऑलरेडी 5 बॉन्ड बना चुका है। ठीक है, अगर कहोगे कि पारा से दिखाइए, देखिए पारा पर अगर यही होता, मान लो अगर ये पारा पर होता, तब देखो क्या होता है इसके साथ, ये यहां जाता है, ये यहां जाता है, ठीक है, और ये देखो इधर जाने का चांसेस है कि नहीं, है, क्लियर हुआ, ये डायरेक्ट इस पर अटैक कर जाता है, जबकि ये इस पर अटैक नहीं कर पाता है, यही दोनों में दिक्कत है। क्या आगे से भी क्वेश्चन पूछोगे कि मेटा से काम क्यों नहीं करता है, क्लियर हो गया मेटा वाला कारण, मेटा का काउच क्या है, क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये मैं आपको बता रहा हूँ, और तो ज्यादा क्यों हुआ, 12 से ये सब क्वेश्चन है, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। देखो आसिफ, रेजोनेंस तो दोनों का बराबर है, और मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कि रेजोनेंस हो या हाइपर कन्जुगेशन, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन दोनों से बराबर होता है, ठीक है। अब रहा इनको देखने का, माइनस आई इफेक्ट को देखने का, अब रहा आपको माइनस आई इफेक्ट को देखने का, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट से जब देखा जाए तो यहाँ पर ये नजदीक है कि नहीं, तो जब नजदीक है, माइनस आई क्या है, स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, इतना नजदीक रह करके ये अपने माइनस आई से ओ माइनस को स्टेबलाइज करेंगे, माइनस आई से निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे, स्टेबलाइज ये भी करेगा लेकिन इससे ये काफी दूर है, और इसीलिए इसके नेगेटिव चार्ज को ये माइनस आई से कम स्टेबलाइज कर पाएगा, और इसीलिए ऑर्थो आपका ज्यादा एसिडिक होगा पारा से। ठीक है आसिफ, क्या आपको जवाब मिल गया। अगर माइनस आई इफेक्ट नहीं करता, ठीक है, ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं रहेगा, माइनस आई इफेक्ट रहेगा ही रहेगा, कोई भी एटम वहां पर ऐड करोगे, अगर वो रेजोनेंस शो करता है तो उसके पास लोन पेयर होगा या इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होगी, ठीक है, और माइनस आई उसके पास रहेगा ही रहेगा, समझ गए, कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जहां नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपको 5 केस हुए, ये पांचों केस मैंने आपको पढ़ा दिया, अब एक दो आप भी करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए,
देखिए क्वेश्चन 1, राइट दी करेक्ट decreasing acidic strength. Write the correct decreasing acidic strength. तीनों को बनाइए तो
सारा बना लिए। मिलाते हैं, कुछ टाइम दिए थे। सबसे पहले पहला में देखा जाए, पहला में जो भी ग्रुप आपको दिया गया है वो कौन सा पोजीशन पर दिया गया बेटा, मेटा पोजीशन पर दिया गया। कौन सा पोजीशन पर दिया गया पहला केस में, मेटा पोजीशन पर दिया गया। मेटा पोजीशन से क्या रेजोनेंस काम करता है, नो, मेटा पोजीशन से रेजोनेंस काम नहीं करता है। तो मेटा पोजीशन से क्या काम करता है आपको, तो मेटा पोजीशन से आपको काम करता है इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह का होता है बेटा इन तीनों केस में, तो आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन आपको -5 शो करता है, OH आपको -5 शो करता है, और NH2 भी आपको -5 शो करता है। ठीक है, -I क्या करेगा बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा -I कौन शो करता है बेटा इन तीनों में, फ्लोरीन शो करता है। उसके बाद कौन शो करता है बेटा, ऑक्सीजन शो करता है। उसके बाद कौन शो करता है बेटा, NH नाइट्रोजन शो करता है। इन तीनों में कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट नहीं शो करेगा बेटा, चौथे केस में। तो मोस्ट एसिडिक कौन हो जाएगा बेटा, ए। मोस्ट एसिडिक कौन हो जाएगा आपको, ए। तब फिर कौन होगा आपको, बी। तब फिर कौन होगा आपको, सी। तब फिर कौन होगा आपको, डी। यही इनका ऑर्डर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं। सेकंड में आते हैं, फिर से वही क्वेश्चन, मेटा पोजीशन से करके दिखाया था ना अभी कि मेटा पोजीशन से रेजोनेंस नहीं होता है। जौहर, जौहर अली, मैं अभी ने करके दिखाया था कि मेटा पोजीशन से रेजोनेंस नहीं होता है। साउंड नहीं जा रहा है, साउंड तो जा रहा है, यहां से साउंड जा रहा है ना आप लोग को, धीरे धीरे जा रहा है साउंड, ऐसा क्यों धीरे धीरे क्यों जा रहा है, मैं तो जल्दी जल्दी जाने के लिए कह रहा हूं, मैं आवाज पुकार रहा हूं, जल्दी जल्दी जाओ। मेरे साइड से सब कुछ ओके है बेटा, आप अपना भी थोड़ा देख लीजिए। सेकंड बताएं,
मेरे पास 50 Mbps स्पीड वाला इंटरनेट है, जब तक ऊपर से कोई टेक्निकल इशू नहीं हो मेरा स्लो नहीं होता है बेटा। ठीक है, आप अपनी साइड में थोड़ा देख लीजिए। एक हो गया, अब हम लोग दूसरे सीखते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, आप इसमें तो 12 पोजीशन पर है, आप खुद भी देख सकते हो सारे ग्रुप्स आपको 12 पोजीशन पर लगे हुए हैं। तो सारा ग्रुप जब आपको 12 पोजीशन पर लगा हुआ है तो देखिए कि 12 पोजीशन से सबका इफेक्ट कैसा कैसा होगा। मेनली पहले डोमिनेटिंग इफेक्ट को देखिए, ये आपको -m शो करता है मेनली, ये आपको सबसे बड़ा हाइपर कंजुगेशन शो करता है, ये -i मेनली शो करता है, ये कुछ नहीं, और ये मेनली +m शो करता है। एक चीज बताओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रीजन जो होता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लोट को सिस्टम से खींचेगा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचा जाएगा, और वो आपका ये होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक आपको ए होगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला ये केस है, इसलिए सी होगा। घटाने वाला ये दोनों केस है, लेकिन यहाँ ना घटाने वाला है ना बढ़ाने वाला है। इन दोनों को देखिए, ये घटाएगा रेजोनेंस से, ये बहुत नीचे चला जाएगा, यानी फिर ई होगा, और आपको यहाँ पर बी होगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। किसी को कंफ्यूजन है बोलिए? किसी को कंफ्यूजन है बोलिए? एक बार फिर से बताते हैं, वो तो मैं बताऊंगा। एक बार खुद बुद्धि लगा के सोचिए, तो मैं आपको बता रहा हूं। -m और -i में -m जो होता है वो ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है, इसलिए -m के हिसाब से डिसीजन होता है। ध्यान से और कोई कंफ्यूजन? एक बार रिपीट मैं करता हूं। देखो, नाइट्रो ग्रुप क्या शो करता है, -m बड़ा शो करता है। देखिए -m -i जहां भी हो, दोनों दोनों सिमिलर नेचर का है, तो ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है, तो -m। मैंने आपको बता रखा है कि इन जनरल रेजोनेंस इज द मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट, देन कम्स हाइपरकंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट इज द लीस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, इस केस में क्या है, हाइपरकंजुगेशन एंड इंडक्टिव। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हाइपरकंजुगेशन में लिखा है, इसका क्या है, -i बड़ा होता है +m से, इसका क्या है, कुछ नहीं, इसका क्या है, +m बड़ा होता है -i से। तो इसमें ये देखिए, इसमें ये देखिए, इसमें ये देखिए। ठीक है,
तो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट कहाँ काम किए, इस केस में और इस केस में ज्यादा इफेक्टिव कौन हुआ, -m वाला, इसलिए आपका सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ। फिर कौन होगा, -I, इसीलिए आपको C आपको अगला एसिडिक होगा। यहाँ कोई भी डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट नहीं है, इसलिए डी होगा। यहाँ भी डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है और यहाँ भी डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन लेस डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है, इसलिए मैंने बी लिखा। और सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट आपको इस OCS के केस में, इसलिए मैंने ई को लिखा है। क्या अभी भी कोई दिक्कत? सी में प्लस एन इफेक्ट कमजोर होता है, हेलोजन केस में प्लस एन इफेक्ट कमजोर होता है, लेकिन वो एक्सेप्शन है, इकलौता हेलोजन एक्सेप्शन है, इकलौता हेलोजन एक्सेप्शन है जहां -I उसका बड़ा होता है, उसके प्लस एन। ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट से आए, मैंने नहीं किया, मैं बस उनको कोरिलेट करना को सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आ गई इस केस में, यह एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, कोई तो बनाए होंगे। कोई तो बनाए होंगे आपने। सनी कुमार लिखे हैं BAC, चलिए चेक किया। ये आपका OCS3 है, ठीक है। पहचानिए, ये फेनोलिक कंपाउंड है, ये नॉर्मल अल्कोहल है, और ये कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन काफी कम एसिडिक होता है, हम लोग पढ़े हुए। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, बी। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, बी। तब फिर कौन होगा, अल्कोहल। सबसे कम एसिडिक कौन होगा, सी। और कोई डाउट, और कोई डाउट नहीं, नहीं है तो आगे बढ़िए। फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ का थ्योरी कंप्लीट, क्वेश्चन तो रोज चलते रहे। बढ़े आगे, अब सीखते हैं हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ। टॉपिक बदल लीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव compounds, acidic strength of benzoic acid derivative compounds, acidic strength of benzoic acid derivative compounds।
पढ़े। बेंजोइक एसिड हम लोग इसको कहते हैं, इसको हम लोग बेंजोइक एसिड कहते हैं। इसी में अगर कोई ग्रुप लगा देते हैं तो इसका नाम हो जाता है बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, डेराइव किया हुआ कंपाउंड। इसमें फिनॉल के केस में जो हम ये भी क्लास 12 का टॉपिक है, ठीक है, ये भी आपको क्लास 12 का टॉपिक है। इसमें ऐसा है कि आप फिनॉल के जितने भी फैक्टर्स कॉन्सेप्ट आपने यूज किया वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग जाते हैं एक्सेप्ट वन कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। क्या कहते हैं उसको? ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट सीखने के पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, SIR, सर, इसको कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कुछ जगह यूज होता है, थोड़ा ज्यादा यूज नहीं होता है लेकिन यूज होता है। ये मेनली यूज होता है आपको बेंजोइक एसिड में, और दूसरा एनिलीन कंपाउंड में आपको ये यूज होता है, ठीक है। तो स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, यह एक वर्ड है, इनहिबिट करना, और एक होता है प्रोहिबिट करना। ये समझना आपको जरूरी है कि इनहिबिट और प्रोहिबिट क्या होता है, इसी से एग्जैक्टली आपको निकला है SIR, तो इसको बढ़िया से आपको जानना होगा, ठीक है। तो इनहिबिट और प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? यस, इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, नहीं, प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, इनहिबिट का मतलब होता है हाथ से रोकना, रोकना है। जैसे मान लो जब कहीं कुछ पब्लिक प्लेसेस पर जाते हो तो वहां लिखा रहता है सिगरेट स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, है ना, इजंट इट? सिगरेट स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, मतलब आपको वो कह दिए कि भाई यहाँ सिगरेट नहीं पीना है, लेकिन अगर आप पीने जाओगे तो हाथ पकड़ कर रोकने कोई नहीं आएगा। यस, पीना मना है, इतना इतना तो उन्होंने कर दिया, ठीक है। अगर आपको सिगरेट पीना शुरू किया हुआ, हाथ पकड़ के कोई रोकने आ गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इनहिबिटेड, ठीक है, इनहिबिशन। बड़े आगे प्रोहिबिट मतलब होता है जस्ट मना करना, और इनहिबिट मतलब होता है रोकना उसको। बहुत अच्छा, तो ये प्रयास। तो रेजोनेंस रोका गया स्टेरिक की वजह से, ध्यान दीजिएगा, रेजोनेंस रोका गया स्टेरिक की वजह से। मैं आपको बता दूं, शायद आपको ध्यान होगा जब आप क्लास 11 में रहे होंगे तो मैं आपको स्टेरिक का टर्म कभी यूज किया होगा। स्टेरिक का मतलब होता है क्राउडिंग, स्टेरिक का मतलब क्या होता है? क्राउडिंग। ये स्टेरिक टेक्निकल वर्ड है बेटा, जो केमिस्ट्री में यूज होता है, लेकिन इसका मतलब आप क्राउडिंग से लीजिए, क्राउडिंग, ठीक है। क्या मतलब लेंगे आप? स्टेरिक का मतलब क्राउडिंग से आप लेंगे, तो क्राउडिंग रोक रहा है रेजोनेंस को होने से, ध्यान दीजिए, क्राउडिंग रोक रहा है रेजोनेंस को होने से। दिस इज कॉल्ड स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, एंड इट इज अब्रिविएटेड एज SIR, SIR। क्या रोक रहा है बेटा? स्टेरिक रोक रहा है
रेजोनेंस पॉपुलेशन कैसे एग्जांपल देखिए, जैसे आप इसको देख लीजिए, एक ग्रुप है, मैं सीधे अपना टू द पॉइंट बात करता हूँ जो हम लोग को यहाँ चल रहा है। जैसे एक एसिड इसको लीजिए, ये जब पानी में जाएगा तो इस तरह से ये एसिड की तरह फूटेगा, पानी में जब जाएगा तो इस तरह से ये एसिड की तरह फूटता है। क्या होगा इसमें, एक चीज देखिए क्या होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा ये कितना ज्यादा स्टेबल एसिड है। कैसे सुनिएगा, ये बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा इसका कंजुगेट आयन स्टेबल है। अब इसकी स्टेबिलिटी को आप चेक करें तो ये यहाँ कंजुगेशन शो करता है, ये यहाँ क्या शो करता है, कंजुगेशन शो करता है। ये देखिए आप, ये कंजुगेशन कुछ ऐसे समझिए, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। इस तरह का रेजोनेंस जहां कहीं भी हो, इस तरह का रेजोनेंस जहां कहीं भी हो कि एक साइड यहां से रेजोनेंस आ रहा है और एक साइड रेजोनेंस यहां से आ रहा है, तो इसको हम क्रॉस कंजुगेशन करते हैं। ये अब अक्सर आपके सामने आते रहते हैं, इसको क्रॉस कंजुगेशन करते हैं। And wherever cross conjugation is present, stability decreases. ठीक है, जहां भी आपको क्रॉस कंजुगेशन मौजूद होगा, ये देखिए ये इधर से आ रहा है तो इधर से आ रहा है, अपोजिट एक दूसरे का है, ये क्रॉस कंजुगेशन है। और जब भी ये क्रॉस कंजुगेशन आपको होगा, सिस्टम का स्टेबिलिटी आपका डिक्रीज करता है। जब भी क्रॉस कंजुगेशन होगा, सिस्टम का स्टेबिलिटी आपको डिक्रीज करता है। कोई कंफ्यूजन? जब भी क्रॉस कंजुगेशन होगा, सिस्टम का स्टेबिलिटी आपको डिक्रीज करता है। और इसीलिए आप एक चीज देखिए कि ये H प्लस दे करके यहाँ आ तो गया, लेकिन यहाँ आने पर आपको क्या हुआ, ये लेस स्टेबल हुआ। लेस स्टेबल होने के कारण इसका एसिडिक स्ट्रेंथ गिर गया। अगर हम किसी कारणवश इन दोनों के बीच के रेजोनेंस को काट दें, ध्यान से देखिएगा, अगर किसी हथियार को लगाकर हम इन दोनों का रेजोनेंस होने से रोक दें इन दोनों के बीच में, तो क्रॉस कंजुगेशन खत्म हो जाएगा। ये देखिए मैं रोकने वाला हूँ इसको, मैं इसको रोकने वाला हूँ, आप लोग जो चाहे कर लीजिए मुझे। मैं यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिया, एक ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जिसका वैन डर वाल रेडियस और इसका वैन डर वाल रेडियस, ये दोनों रिपल्सिव नेचर है। ये दोनों क्या है, रिपल्सिव नेचर है। आपको मालूम है पीरियोडिक टेबल से कि वैन डर वाल रेडियस इज द मोस्ट इनअप्रोप्रिएट रेडियस, है ना। ये सबसे कम, एग्जैक्टनेस सबसे कम इसमें होता है, प्रिसाइजनेस सबसे कम इसमें होता है, वैन डर वाल रेडियस में होता है। इसमें सबसे ज्यादा एरर होता है मेजरमेंट में, होता है कि नहीं होता है? आप लोग कुछ बोलते नहीं है, बहुत देर से खाली सुनते हैं। सो रहे हैं क्या?
मुझे लग रहा है आप लोग खाली सो रहे हैं। सोइएगा नहीं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बेसिक है। रोज नया नया चीज सीखते चले जाइएगा। ऑर्गेनिक में रोज नया नया चीज आपको आते चला जाता है। लेकिन एक चीज देखिए, ये सब लॉजिकल, ये सब लॉजिकल है, ठीक है। जब तक लॉजिक आपका क्लियर नहीं होगा, लाख रट लीजिएगा, आप गलत जवाब दे पाइए। चलिए सीखते हैं। चलिए देखा जाए होता क्या है, इसको मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम एक बना देता हूँ। तो एक काम करो ना, आप इसको नोट कर लीजिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा, कहाँ जगह है, मुझे यहाँ जगह है, मैं बनाता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ, अब मेरे पास बहुत जगह, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ये जी लिखा हुआ और कुछ नहीं है, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। ये वैन डर वाल रेडियस है, एक्चुअल में एटम ये है, एक्चुअल में एटम्स ये है, लेकिन वैन डर वाल रेडियस एक्चुअल रेडियस से काफी बड़ा होता है। हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं। और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगते हैं बेटा, रिपेल करने लगते हैं। आपको ध्यान होगा, आपको ध्यान होगा जब मैं पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ा रहा था, या सॉरी केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ा रहा था, तो मैं आपको बताया था कि वैन डर वाल फोर्सेस दो तरह के होते हैं, एक अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव। याद आया, एक अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव। अट्रैक्टिव कब होता है, रिपल्सिव कब होता है, जब दो मॉलिक्यूल, जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर रहे, एनफ डिस्टेंट रहे, तो उस केस में उनके बीच लगने वाला फोर्स होता है वैन डर वाल, वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कैसा होता है बेटा, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। लेकिन जब एक ही मॉलिक्यूल के दो बॉडी पार्ट्स, जब एक ही मॉलिक्यूल के दो बॉडी पार्ट्स एक दूसरे पर वैन डर वाल फोर्स लगाते हैं, तो ये रिपल्सिव नेचर का होता है ऑलवेज। ये कैसा होता है, रिपल्सिव नेचर का होता है। ध्यान से देखिए, दो अलग अलग मॉलिक्यूल जब एक दूसरे पर वैन डर वाल फोर्स लगाएगा, तो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा। वो दोनों दूर होते हैं, इसलिए अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स उनके ऊपर लगता है। लेकिन जब एक ही मॉलिक्यूल के दो बॉडी पार्ट्स, एक ही मॉलिक्यूल के दो बॉडी पार्ट्स जब एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, तो ये एनफ क्लोजर होते हैं। और ऐसे केस में इन पर लगने वाला जो वैन डर वाल फोर्स होता है, वो आपको रिपल्सिव नेचर का होता है। कैसा होता है, आपको रिपल्सिव नेचर का होता है ऑलवेज। कोई कंफ्यूजन? अब मैं इसका यूज करता हूँ। जब ये आपको अपना एक H प्लस दे देता है, तो बनाता है आपको, पहले सुनिए आप फिर देखिएगा बाकी। ये वैन डर वाल रिपल्सन, ये बड़ा ग्रुप है, ये कार्बोनिक ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है। आप कहेगा आपको कैसे दिखा बड़ा ग्रुप है, देखो मैं बताता हूँ। अगर आपको किसी ग्रुप में मौजूद, आपको किसी ग्रुप में मौजूद दो एटम या दो से ज्यादा एटम सेकंड पीरियड का हो, अगर आपको किसी ग्रुप में मौजूद दो या दो से ज्यादा एटम सेकंड पीरियड का हो, तो वो बड़ा ग्रुप की कैटेगरी में आ जाता है। वो किस कैटेगरी में आ जाता है बेटा, बड़ा ग्रुप की कैटेगरी में आता है। बड़ा साइज के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, बड़ा किस हिसाब से, साइज के हिसाब से, साइज के बड़ा साइज की कैटेगरी में वो आपको आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होने वाला है, अब देखिए यहाँ क्या होने वाला है। जब आपको ये ग्रुप है यहाँ पर, तो इन दोनों में वैन डर वाल रिपल्सन,
यहाँ पर भी, और एच प्लस देने के बाद भी यहाँ पर भी इन दोनों में वैन डर वाल्स रिपल्सन काम करता है। लेकिन होता ये है कि इस वैन डर वाल्स रिपल्सन से ये दोनों परेशान होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस वैन डर वाल्स रिपल्सन से ये दोनों परेशान होते हैं। इस वैन डर वाल्स रिपल्सन से आपको ये दोनों परेशान होते हैं, ये ग्रुप भी और ये नोट कर चुके हैं आप लोग ये वाला। तो मैं थोड़ा इसको बड़ा करके इधर दिखाऊं, ये नोट कर चुके हो आप? कोई बताइए। हाँ हाँ, इसको मैं ये नोट कर चुका है कि नहीं? यहीं पर मैं बड़ा वाला कर रहा हूँ। ठीक, ये मुझे जगह चाहिए था, मैं उसी को बड़ा करके दिखाना चाह रहा हूँ। अब मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्हीं दोनों ग्रुप के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स काम कर रहा हूँ, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये वैन डर वाल्स रिपल्सन एसिड में भी होता है और उसके कंजुगेट बेस में भी होता है। अब रिपल्सन है तो स्टेबिलिटी को पाने के लिए कोशिश करता है। ध्यान से सुनिएगा, रिपल्सन है, स्टेबिलिटी को पाने का उपाय करता है। कैसे? जब कोरोना नहीं था तो हम लोग पटना जब जाने लगते थे तो पटना वाला ट्रेन पर क्या करते हैं, सवेरे सवेरे जाकर बैठिएगा तो 3-4 लोग बैठिएगा, थोड़ा सा आगे जहानाबाद चाकन निकलेगा तो 5 लोग हो जाइएगा, और उसके बाद भी कोई आएगा चढ़ने तो कहेगा थोड़ा किराया चाहिए तो, और वो भी उसी पर बैठ कर जाता है। तो फिर हम लोग उसमें ऐसे जैसे तैसे बैठे रहते हैं और धकेल देता है, तो जिस तरह है उस तरह से चलते रहते हैं, चलो पटना उतर जाएंगे। और उसी में हम थोड़ा आगे पीछे खुद को ऐसे ऐसे घुमा के कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे कि शायद ऐसे बैठेंगे तब लगता है हड्डी कम दर्द करेगा। तो इस तरह से हम लोग उपाय खोजते हैं कि नहीं करते? इसी तरह का उपाय लोग भी खोजता है कि हम दोनों को रहना तो यहीं पर है, हम दोनों को रहना तो यहीं पर है, क्यों ना हम कुछ एडजस्ट कर ले, तुम भी स्टेबल हम भी स्टेबल, क्या कहते हो? क्यों ना हम कुछ एडजस्टमेंट कर ले कि तुम भी स्टेबल हो जाओ, हम भी स्टेबल हो जाए। तो ये लोग करता क्या है, देखिए क्या करता है। ये अभी आपको बोर्ड के प्लेन में, और ये भी अभी आपको बोर्ड के प्लेन में, ध्यान से देखिएगा, ये आपको बोर्ड के प्लेन में और ये आपको बोर्ड के प्लेन में। जब बोर्ड के प्लेन में तो इनका पी ऑर्बिटल जो रेजोनेंस किया है वो देखिए कौन कौन से पी ऑर्बिटल्स, ये देखिए पी ऑर्बिटल्स, यहाँ पर डबल बॉन्ड का ये था, ये था, ये था और ये था कि नहीं था? यहां लीजिए, यहां लीजिए, यहां लीजिए, यहां लीजिए, सारे पी ऑर्बिटल बोर्ड के बाहर आते हुए, यानी सारे पी ऑर्बिटल आपको पैरेलल है एक दूसरे का, सारे पी ऑर्बिटल आपको एक दूसरे का पैरेलल है ना? तो जब पैरेलल है तो यहां से रेजोनेंस आपको हो जाता है, इस यही काम यहां हुआ। जब ये बोर्ड के प्लेन में है और ये भी बोर्ड के प्लेन में है तो पैरेलल है तो इनके बीच में रेजोनेंस हो गया, जब रेजोनेंस हो गया तो क्रॉस कंजुगेशन हुआ, क्रॉस कंजुगेशन हुआ तो एसिडी का स्ट्रेंथ इसका घट गया, क्रॉस कंजुगेशन हुआ तो एसिडी का स्ट्रेंथ यहाँ क्या हो गया, घट गया। आपको क्रॉस कंजुगेशन हुआ तो एसिडी का स्ट्रेंथ आपको क्या हो गया, घट गया। लेकिन यही चीज जब आप इस केस में आते हैं तो देखिए यहाँ क्या होता है, जब आपको इन दोनों के बीच में रिपल्सन होना स्टार्ट करता है तो ये आपको थोड़ा सा घूम जाता है, ऐसे देखेंगे कैसे घूमता है। बेंजीन का रिंग बोर्ड के प्लेन में ही रहेगा लेकिन इसका प्लेन थोड़ा सा घूम जाता है, ऐसे ऐसे, यानी कि इसके प्लेन से ये प्लेन बाहर चला गया, इसके प्लेन में अब ये इसका ये नहीं रह पाता है, इसका प्लेन और इसका प्लेन अब डिफरेंट हो जाता है। समझ में आया? समझ में आया? एक बार और यहाँ पर इसके ऑर्थो में कोई भी ग्रुप मौजूद नहीं,
ये H प्लस देता है, कंजुगेट बेस बनाता है, और ये पैरेलल ऑर्बिटल इनके होने की वजह से रेजोनेंस शो करता है और क्रॉस कंजुगेशन होता है। क्रॉस कंजुगेशन की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अगर इसमें ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप रहेगा तो ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप आने की वजह से इनमें वैन डर वाल्स रिपल्सन होता है और ये वैन डर वाल्स रिपल्सन से लेस स्टेबल हो जाता है। लेकिन उस स्टेबिलिटी को वापस पाने के लिए, इस स्टेबिलिटी को पाने के लिए ये अपने आप को थोड़ा सा ऐसे घुमा लेता है। ऐसे घुमा लेने से इससे थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। ऐसे घुमा लेने से इस ग्रुप से आप थोड़ा सा देखिए दूर चले जाते हैं, और इसके कारण जब आप दूर चले जाते हो तो आपका पी ऑर्बिटल जो पहले ऐसे था, पैरेलल था, वो अब आपको पैरेलल नहीं रहा बेंजीन। देखिए ये दोनों पैरेलल है क्या? पहले बेंजीन का पी ऑर्बिटल और कार्बोनेट का पी ऑर्बिटल पैरेलल था, लेकिन जैसे ही इसको ऐसे करिएगा ये ऑटो प्लेन चले जाता है, और ऑटो प्लेन होने की वजह से इसका रेजोनेंस इस पर काम करना बंद कर देता है। ऑटो प्लेन होने की वजह से, ऑटो प्लेन होने की वजह से इसका रेजोनेंस इसके ऊपर काम करना बंद कर देता है, और इसका रेजोनेंस जब इसके ऊपर काम करना बंद कर देता है तो ये इसको जो रेजोनेंस से डिस्टेबलाइज कर रहा था, जो क्रॉस कंजुगेशन से डिस्टेबलाइज कर रहा था, वो डिस्टेबलाइजेशन नहीं होता है। और जब डिस्टेबलाइजेशन नहीं होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है इसका? ज्यादा होता है। डिस्टेबलाइजेशन जब नहीं होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपका ज्यादा हो जाता है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है इसका? ज्यादा हो जाता है। कोई दिक्कत? क्या हो गया? वीडियो नहीं क्लियर है? और लोग बताइए, आवाज मेरा क्लियर जा रहा है? कंटिन्यू करें? कंटिन्यू करूं? अरे पहले इस टॉपिक को तो कंप्लीट करें दो बेटा। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब ना आगे डिस्कशन करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक डिस्कशन करना है। एक बार मैं रिकैप करता हूं। थोड़ा सा बाबू नेटवर्क का इशू लगता ही है, जिससे हम लोग सैटेलाइट से लेते हैं, आप लोग का भी मोबाइल टावर से जुड़ा होता है, तो जहां पर वायरलेस होता है वहां पर इंटरैक्शन होता ही, जहां पर वायरलेस नहीं होगा वहां पर इंटरैक्शन कम होता है। समझ गए आप? तो टावर से हमारा मोबाइल नेटवर्क कनेक्टेड होता है आपका, तो उसमें हवा इधर बहा कि उधर बहा, ये सब पर भी बहुत सारा चीज डिपेंड करता है। कभी कभी सिग्नल मिलता है, कभी नहीं मिलता है, सब रोज का इशू। ये हम लोग नेटवर्क कंपनी से पैसे तो पूरे ले लेते हैं, लेकिन हमें सुविधा पूरा नहीं देते। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो मैं एक के बाद आपको रिकैप कर देता हूँ
कि जब आपको कार्बोजेनिक एसिड में, बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पर कोई ग्रुप रहेगा, ऑर्थो पर ग्रुप रहने के कारण इनमें वैन डर वाल्स रिपल्सन होता है, और जब इनमें वैन डर वाल्स रिपल्सन होता है, ये दोनों जगह होगा, माने एसिड जो होगा उसमें भी होगा और कंजुगेट बेस में भी, दोनों जगह वैन डर वाल्स रिपल्सन होगा। इस रिपल्सन के कारण ये कार्बोजेनिक ग्रुप थोड़ा ऑटो प्लेन चला जाता है। तो जब ये ऑटो प्लेन चला जाता है, ऐसे देखिए अभी ये पैरेलल था, लेकिन अब जब ऑटो प्लेन थोड़ा सा जाएगा तो ये अब पैरेलल नहीं, जब पैरेलल नहीं है ये दोनों, तो इन दोनों के बीच में रेजोनेंस का एक्सटेंट गिर जाता है, इन दोनों के बीच में रेजोनेंस का एक्सटेंट क्या हो जाता है बेटा, गिर जाता है। तो जब रेजोनेंस का एक्सटेंट इसमें गिर जाता है तो इसकी वजह से इसका जो डीस्टेबलाइजेशन यहाँ मिल रहा था वो अब आपको मिलना बंद हो जाएगा। यहाँ से जो डीस्टेबलाइजेशन मिल रहा था क्रॉस कंजुगेशन, वो मिलना बंद हो जाता है, और इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ आपका बढ़ जाता है। और इसका इफेक्ट इतना डोमिनेटिंग होता है कि इन जन कार्बोजेनिक ग्रुप में अगर यहाँ पर ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगा हुआ हो, NH2 को छोड़कर कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। मैं चाहूंगा कि आप डायग्राम इसको बना लिए, मैं लैंग्वेज आपको लिखवा देता हूं, आप डायग्राम इसको बना लीजिए, मैं लैंग्वेज आपको लिखवा देता हूं। डायग्राम बना ली, डायग्राम बना ली, ये वाला डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये दोनों एक ही है, मैं एक को मिटाता हूँ ताकि मुझे लिखने का मिले, ठीक है। ये डायग्राम और ये डायग्राम चलिए, अब हमें सीखना क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या था, क्रॉस कंजुगेशन था, यानी कि ले सकते हो, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, कार्बोजेनिक ग्रुप या कार्बोजेनिक is out of plane with the engine due to which resonance decreases. रेजोनेंस डिक्रीज होने से क्या होता है, और रेजोनेंस डिक्रीज हो जाने से क्या होता है, this is called SIR effect. In case of benzoic acid, this helps in increasing acidic strength. This helps in increasing acidic strength. This is
also known as ortho effect. This is also known as ortho effect. और इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि ऑर्थो डेरिवेटिव strongest acid among all other benzoic acid derivatives. All other benzoic acid derivatives except अमोनिया एक ऐसा केस है जिसमें सर इफेक्ट काम नहीं। अमोनिया एक ऐसा केस है जिसमें सर इफेक्ट काम नहीं। अब जो हम सीखे हैं एकदम हूबहू इसी पर थोड़ा सा और है, तो आज इसी को कल डिस्कशन लेते हैं। आप लोग क्या लगता है एकदम हूबहू इसी पर जो आज आप लोग सीख रहे थे एकदम सेम कॉन्सेप्ट पर है, तो टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। थोड़ा सा ये कल भी मैं पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा ये जिस तरह का फेनॉल का कंपाउंड सीखे एकदम हूबहू बेंजोइक एसिड का कंपाउंड चलता है, बस एक एडिशनल फैक्टर आ जाता है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट में बस इतना ही चीज का ध्यान रखना होता है कि NH2 ग्रुप को छोड़कर अगर कोई भी ग्रुप आ जाए तो वही वाला ऑर्थो वाला ही सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। देखिए लिखा हुआ ऑर्थो डेरिवेटिव आर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग ऑल अदर बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। याद रखिएगा इस चीज को, यही चीज आपको काम आएगा। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है ये सब आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको सीधे इसका एप्लीकेशन पूछा जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट करते हैं, चलिए लिखिए केस 1, वही केस जो हम लोग सीखे थे फेनॉल। लिखिए केस 1 सिमिलर एकदम है, कुछ भी मैं नहीं बदलूंगा। केस 1 -m एंड -I इफेक्ट कौन सा करता है? NO2 SO3H CN etc। याद आया होगा आपको, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, इस बार कार्बोक्सिलिक एसिड यहां लगा हुआ है, तो ग्रुप ले लीजिए, इनमें से कुछ भी ले लीजिए। यहां से स्टार्ट किए थे,
ठीक है, कहाँ कहाँ क्या काम करेगा? तो यहाँ एक एक्सेप्शनल बिहेवियर होगा, ऑर्थो इफेक्ट, जिसकी वजह से आपने सारे डेरिवेटिव्स में सबसे ज्यादा एसिडिक किए हैं। तो ऑर्थो इज द अनडिस्प्यूटेड विनर, ऑर्थो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, अब बचा इन दोनों, ठीक है, इन दोनों में देखा जाए तो यहाँ से आपको क्या शो करेगा? माइनस आई, मेटा पर है बेटा, मेटा से क्या काम करता है? माइनस आई, और ये पारा पर है माइनस एन माइनस आई, और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी एसिडिक फैक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ माइनस आई और यहाँ माइनस एन माइनस आई दोनों, तो ज्यादा कौन बढ़ाएगा? माइनस एन। इसलिए ऑर्थो के बाद आपको पैरा हो जाएगा, और तब फिर मेटा हो जाएगा, और तब फिर बेंजोइक एसिड हो जाएगा। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन बोलिए, कंफ्यूजन बोलिए। क्या दिक्कत है? एक बार और रिपीट करता हूँ, ठीक है? ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा रहे NH2 को छोड़कर, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ अपने सभी लोगों में सबसे ज्यादा होगा। अभी हम लोग पढ़े उसको ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाता है, इसलिए मैं सबसे पहले ऑर्थो लिखा हूँ। यहाँ कोई भी माइनस एम और माइनस पाई नहीं है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता। ये मेटा पोजीशन से माइनस आई शो करके एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। ये पारा पोजीशन से माइनस एम, पारा पोजीशन से तो रेजोनेंस भी काम करता है, माइनस एम है माइनस आई है, ज्यादा बढ़ा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इन तीनों में कहाँ होगा? पारा, इसलिए मैं पारा को यहाँ पर फिर कौन होगा? मेटा, और सबसे खराब किसका होगा? बेंजोइक एसिड का होगा। नीलू, 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 समझ में आ गया? चलिए केस 2 में आइए। केस 2 में कौन था आपको? वैसा ग्रुप जो माइनस आई शो करता हो। केस 2 में कौन सा था? जो माइनस आई शो करता हो, जो आपको क्या शो करता हो बेटा? माइनस आई शो करता हो। जैसे कि आपको याद होगा CCl3, NR3+, SR2+, ये सब आपका ग्रुप है कि नहीं? तो आपको यहाँ पर कोई लगा लीजिए CCl3, CCl3 एंड CCl3, कोई दिक्कत? अब आप एक चीज देखिए, ये माइनस आई इफेक्ट होगा, रेजोनेंस यहाँ नहीं है बेटा, ठीक है, रेजोनेंस नहीं है, लेकिन यहाँ ऑर्थो इफेक्ट तो यहाँ भी होगा। तो ये आपको ऑर्थो इफेक्ट से जीत गया, सबसे ज्यादा एसिडिक यही होगा, इसलिए ऑर्थो लिख दीजिए। ये माइनस आई शो करेगा, यहाँ भी माइनस आई शो करेगा, यहाँ स्टेबलाइजिंग इफेक्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज बताओ, स्टेबलाइजिंग इफेक्ट यहाँ तो है, लेकिन इन दोनों में ज्यादा नजदीक कौन है? इस केस में है, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इस केस में बढ़ेगा, इसलिए ऑर्थो के बाद मेटा का बारी आएगा, और तब फिर पारा का बारी आएगा, और यहाँ कोई भी स्टेबलाइजिंग इफेक्ट नहीं है, तो लास्ट में आपको सबसे कम एसिडिक बेंजोइक एसिड। क्लियर? 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 कोई नहीं बोल रहा है?
फेनॉल की तरह खाली ऑर्थो इसमें जीत जाता है, इतने ही खाली देखना, फेनॉल की तरह ही चलता है, खाली ऑर्थो जीत जाता है। लेकिन रियल एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन फेनॉल के आते हैं। देखिए केस 3, 5 केस है, 5 केस ले लेते हैं, फिर कल आगे बढ़ते हैं, कल डिस्कशन भी कुछ लेंगे। केस 3 में हम लोग ऐसे ग्रुप लेते हैं, केस 3 में हम लोग ऐसे ग्रुप लेते हैं जो -i ज्यादा शो करते हैं प्लस से। और इसके एग्जांपल कौन है? हैलोजन। याद आए? हैलोजन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल, ठीक है, हैलोजन इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल। इसमें एसिड डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है? तो यहाँ तो आप खुद देख रहे हो ऑर्थो इफेक्ट है, ये तो अनडिस्प्यूटेड क्लियर है, इसलिए ऑर्थो जीत गया। अब यहाँ पे क्या है, मीटा पर तो -i होता है और यहाँ -i बड़ा है प्लस से, -i बड़ा है प्लस से, डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? -i ज्यादा किसमें? इस केस में है ज्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा, फिर इसका होगा, और यहाँ कोई भी स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है, इसलिए मेटा होगा, तब फिर पारा होगा, और तब फिर बेंजीन एसिड होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मेरे घर में मेरे को छोड़कर बाकी सारे कोरोना पॉजिटिव है, तब भी मैं आपको क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा बहुत दिक्कतें होगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास आपका बस लेके चला जाऊँ, ठीक है, मुझे छोड़कर सारे लोग पॉजिटिव। आप लोग का दुआ है कि आप हम बच गए हैं, अभी तक तो बचे हुए हैं। इस केस में कोई दिक्कत? इस केस में कोई दिक्कत? ये तो सेकंड वाला जैसा ही है, ये तो सेकंड वाला जैसा ही है। दो केस और बेटा मैं कंप्लीट कर देता हूँ, बेंजोइक एसिड वगैरह का भी जनरल केस जितना है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग कुछ मिसलेनियस केसेस लेने के बाद एसिड बेस के रिएक्शन को थोड़ा फाड़ के देते हैं, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि आपको फेनॉल के जैसा ही ये चलते रहता है, ठीक है। दो केस और बेटा मैं तुरंत कर दे रहा हूं। केस 4, केस 4 केस 4 में वो केस था जो हाइपर कंजुगेशन शो करता है एंड प्लस आर शो करता है, जैसे कि अल्काइल ग्रुप, जैसे कि अल्काइल ग्रुप CH3 CH3 एंड CH3, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी, ये भी डिस्टेबलाइज करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, लेकिन ये तो ऑर्थो इफेक्ट में जीत गया बेटा, ये तो ऑर्थो इफेक्ट में जीत गया, तो कुछ भी ग्रुप हो ऑर्थो ग्रुप हो गया, सब जीत गए।
ऑर्थो सबसे बड़ा विनर हो गया, सबसे ज्यादा एसिडिक। यहाँ हाइपर कंजुगेशन प्लस आई भी, यहाँ प्लस आई है केवल, ये सारे डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, एंड देयर इज नो डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड। ऑर्थो के बाद सबसे ज्यादा एसिड कौन हो जाएगा डायरेक्टली आपको? बेंजोइक एसिड। ऑर्थो के बाद अगला स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा आपको? बेंजोइक एसिड। ऑर्थो के बाद अगला आपको स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा आपको? बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड। अब आपको कौन कौन बचा? अब आपको ये दोनों डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट देखिए, डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन इज मोर डोमिनेटिंग, यानी ये सबसे ज्यादा डिस्टेबल होगा। ठीक है, इसलिए पारा आपको सबसे कम एसिडिक होगा, तब फिर मेटा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए, कोई पूछ रहे हैं? देखो बेटा, ऑर्थो पर अमोनिया NH2 ग्रुप को छोड़कर कुछ भी लगा दीजिए, ऑर्थो इफेक्ट में वो जीत जाता है। तो दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, माने दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब यहाँ डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, यहाँ पे डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, यहाँ पर कोई भी डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट नहीं है। तो इसके बाद इसका बारी आएगा, वो मैं लिखूंगा। अब इन दोनों में देखिए, हाइपर कंजुगेशन यहाँ काम कर रहा है कि काफी ज्यादा डिस्टेबलाइज करता है, और इसीलिए ये आपको लिस्ट एसिडिक होगा। तब फिर ये हाइपर कंजुगेशन भी तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी शो करता है ना, हाइपर कंजुगेशन भी तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी ही ना शो करता है। एक केस और, केस 5। केस 5 वो होता है जिसमें प्लस m बड़ा होता है उसके माइनस आई, जैसे कि OCH3 और OH। क्या होगा इस केस में? OCH3 ले लीजिए, OCH3 ले लीजिए एंड OCH3 ले लीजिए। मैं आपको बता चुका हूं कि ऑर्थो इफेक्ट मोस्ट डोमिनेटिंग होता है, यहाँ आपको ऑर्थो इफेक्ट काम कर रहा है, इसलिए जीतेगा कौन? ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ देखिए प्लस m बड़ा होता है, यहाँ आपको प्लस m काम कर रहा है पारा पर, ऑर्थो पर तो ऑर्थो इफेक्ट ही काम हो गया, यहाँ पर मेटा पर आपको केवल माइनस आई काम करेगा, है ना बेटा? यहाँ देखिए ये डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है बेटा, ये स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ ज्यादा होगा और यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट अब कहाँ? अब यहाँ। तो इसलिए मेटा का बारी आएगा। अब किसका बारी आएगा? अब बेंजोइक एसिड का बारी आएगा। और अब किसका बारी आएगा? अब आपको पैरा का बारी, सबसे कम एसिड आपको पैरा। कोई कंफ्यूजन? नो। आज हम लोग क्लास में यहीं पर रुकते हैं। कोई कंफ्यूजन रहे, छोटा से छोटा ही क्यों नहीं, आप उसका फोटो खींचिए और मार्क करके हमको भेज दीजिए। मेरा व्हाट्सएप किस लिए? फ्री में इंटरनेट करता है, आप ही लोग की सेवा के लिए ना हमें जी। चलिए आज यहाँ पर क्लास रोकते हैं और कल कुछ डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है बेटा? कल हम लोग कुछ डिस्कशन भी करेंगे। थैंक यू, थैंक यू।